1 2 3 जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज भदोही में है। भदोही में यहाँ पे गठबंधन के सांसद प्रत्याशी श्री ललितेश त्रिपाठी जी हैं, जो इनके जो बाबा जी थे वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक करियर रहा है। ये मडिहान से, मिर्ज़ापुर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आज इनसे पूछते हैं कि आप सांसद बन करके भदोही की गरीब जनता और युवाओं के लिए क्या करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव लड़ने समय कम आपका बचा है, जीतने के बाद आप क्या करेंगे युवाओं के लिए और गरीब जनता के लिए? युवाओं की जहाँ तक बात है तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पे जो हम लोग के दलों ने एक घोषणा पत्र दिया है, उसमें निश्चित रूप से हम लोग ने नौजवानों को और युवाओं को एक केंद्र बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि वो जो हम लोग के घोषणा पत्र के वादे हैं वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। रोज़गार के ज़रिए उन नौजवानों को मुहैया हो और जो पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है वो सारी नीति में सुधार लाएंगे ताकि नौजवानों को अस्थायी रोजगार के जरिए मिले। निश्चित रूप से भदोही की समस्या और भदोही के नौजवानों की समस्या कुछ अलग है। यहाँ की लड़ाई अगर लड़नी होगी तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। कालीन व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी समस्या कुछ और है और ऐसा एक बहुत बड़ा यहाँ पे तबका है जो कालीन व्यवसाय से नहीं जुड़ा है। वहाँ के नौजवान बाहर जाते हैं रोज़गार खोजने के लिए, जबकि इसी ज़िले में जब कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी तो फैक्ट्रियों का स्थापना इसी ज़िले में होती थी। यहाँ बगल में गोपीगंज में कंबल फैक्ट्री बनी थी, औराई में चीनी मिल और भदोही में वुलन मिल थी। यानी आपके परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ के एक सेवा की परंपरा रही है हमारे परिवार की और उस सेवा के आधार पे सिर्फ भदोही नहीं, हमको लग रहा है कि पूर्वांचल के ज़्यादातर ज़िलों में कांग्रेस और वो जो पूरा वो युग था वो ये था कि कैसे हम लोग इन ज़िलों में कुछ इस तरह का कार्य करें जिससे वो ज़िले का उत्थान हो, उस ज़िले में रहने वाले लोगों का उत्थान हो। मुझे लगता है कि 2014 में नौजवान पीढ़ी और जो नवयुवक थे उनको यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से थी, इसीलिए 14 में इतनी बड़ी जीत हुई। लगभग सारी की सारी सीट उत्तर प्रदेश के वो लोग जीते और उसी के बराबर की जीत 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुई और डबल इंजन फिर चलने लगा। 7 साल 8 साल बीत गए हैं डबल इंजन को। अब नौजवान पूछ रहे हैं कि आपने 8 साल की डबल इंजन में क्यों नहीं एक भी उस तरह की इकाई, एक भी उस तरह की संस्था, एक भी उस तरह का विकास का कार्य किसी जिले में पूर्वांचल में क्यों नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री जी बगल से हैं, मुख्यमंत्री जी भी लगभग बगल से हैं, पूर्वांचल से ही हैं। जब दोनों सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इसी पूर्वांचल से अपना गहरा नाता मानते हैं, हर भाषण में बोलते हैं कि बहुत पुराना नाता उनका है, तो निभाया क्यों नहीं उन्होंने? 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, अगर ये लोग भी यही कहते कि एक और मौका दो, हर बार हमसे जो कार्य अधूरे रह गए उसको पूरा करने के लिए एक और मौका मांगते थे। आज नौजवान इस सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने तो अधूरे कार्य भी नहीं किए हैं, आपने कार्य तो शुरू ही नहीं किया है। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 7 साल से प्रदेश में है, अधूरे कार्य गिना दीजिए कम से कम। मेडिकल कॉलेज इस जिले का कहाँ बन रहा है भदोही जनपद में किसी आदमी को नहीं मालूम है, जबकि सदन में मुख्यमंत्री जी बोल दिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया। ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है भदोही की जनता इसलिए बदलाव की ओर और तेजी से बढ़ रही है क्योंकि अब उनको एक साथी मिलने जा रहा है 4 तारीख को, जो इनकी लड़ाई और इनकी आवाज़ बन के सर्वोच्च सदन में ललकारेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सड़क पे लड़ेगा। पेपर लीक अभी हालिया घटना है उत्तर प्रदेश में। प्रतियोगी छात्र जो यूपी में हर जिले में, गांव में, गली में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस पेपर लीक से काफ़ी निराश हुए हैं। सच्चाई है ये, इस पर क्या करेंगे आप अगर सत्ता में आप आते हैं केंद्र में? अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, कितने पेपर लीक हुए जनता से पूछिए? एक भी नहीं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे कितने पेपर लीक हुए? एक भी नहीं। जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पे कितने पेपर लीक हुए? एक भी नहीं। जहां बंगाल में हम लोग की तृणमूल की सरकार है वहां पे कितने पेपर लीक हुए? एक भी नहीं। तेजस्वी यादव जी ने हाल में
17 महीने के कार्यकाल में 4.5 लाख बच्चों को बिहार में रोजगार देने का काम हुआ। 17 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जब वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल खेल के सरकार उलटने का काम किया तो तुरंत पेपर लीक हो गया। आप सोचिए 75 साल की तरफ हम लोग जा रहे हैं आज़ादी के, नीट का पेपर लीक हो गया बीच चुनाव में। ये किस तरह से नौजवानों के साथ छल और खिलवाड़ हो रहा है, उसी से स्पष्ट हो रहा है। और इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान सड़क पे इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। जितनी मेहनत हम लोग ने शायद 19 में और 14 में जितनी मेहनत हम लोग ने की अकेले, वो मेहनत इस बार हम लोग उतना ही कर रहे हैं, मगर आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। युवाओं का एक सवाल और है कि यूपी सरकार या केंद्र सरकार की बात की जाए, दोनों सरकारों में ही मैक्सिमम कर्मचारी सरकारी आउटसोर्सिंग से लिए जा रहे हैं, बिल्कुल, या बेढौक पे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे उनका एक तरह से वो हो रहा है, शोषण हो रहा है। इस पर अगर सरकार बनती है, आप जो लोग कई सालों संविदा में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ करेंगे आप? ये एक तो पहलू ये हो गया कि नई भर्तियां अब संविदा पे नहीं होंगी। ये हम सारे पार्टी एक मत से, एक आवाज़ से देश के नौजवानों को ये विश्वास और भरोसा दिलाएंगे कि अब संविदा की भर्तियां नहीं होंगी। अब जब मिलेगा आपको रोजगार का साधन तो पक्का रोजगार मिलेगा, ताकि आपका घर परिवार सुरक्षित रहे और लंबे समय तक रहे। इन लोगों ने तो सेना का पद भी संविदा का पद बना दिया। 18 साल में भर्ती और 22 साल में रिटायरमेंट। कोई जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहा है, हम सबको सुरक्षित रख रहा है ताकि हम लोग चैन की नींद सोएं, इसका यही सम्मान बचा है कि 4 साल के बाद वो रिटायर होकर घर बैठे। क्या करेगा जो आदमी सेना में, जो आदमी युद्ध में प्रशिक्षित होकर घर लौट रहा है 22 साल की उम्र में, वो रोजी रोटी के लिए क्या करेगा? निश्चित रूप से। और जो आपका सवाल जिस दिशा में जा रहा था कि कई संविदा पद इस सरकार ने जो भरने का काम किया है और कई उनको पक्का करना, जब हम संविदा प्रणाली खत्म करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी, जो संविदा कर्मी अभी तैनात हैं, उनको भी कुछ ना कुछ राहत देने का काम हम लोग करेंगे। उनको भी लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए कि वो। अगला सवाल ये है कि मिर्ज़ापुर भदोही जो ये इलाका आपका है, यहाँ से युवाओं का पलायन बहुत होता है। मुंबई, हैदराबाद, यहाँ वहाँ जाके बेचारे बहुत कम पैसे में काम करते हैं, घर परिवार को छोड़ के जाते हैं। तो अगर आप सांसद बनते हैं यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए कुछ रोजगार व्यवस्था पे कराएंगे आप? वही हम लोग ने पिछले प्रश्न का वही उत्तर था कि गुजरात मॉडल आया था 14 में, बहुत तेजी से विकास होना था, बहुत तेजी से उद्योग लगना था, एक भी नहीं लगा। हम लोग का इतिहास रहा है कि इसी मंडल में जब हम लोगों की सरकारें रहीं तो इसी मंडल में, विंध्याचल मंडल जो मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र है, इसी मंडल में हम लोग ने अनेक फैक्ट्री लगाने का काम किया। डाला, चुर्क और चुनार सीमेंट फैक्ट्री, अनपरा में विद्युत घर, ओबरा में विद्युत घर, हिंडाल्को की फैक्ट्री, कनौरिया केमिकल, रिहन बांध, नॉर्दर्न कोल फील्ड, और यहाँ की तीनों तो गिना दिए, और आई की चीनी मिल, कंबल फैक्ट्री और वुलन मिल। ये तो हम लोगों ने इसी मंडल में लोगों को फैक्ट्रियों देने का काम किया था ताकि यहीं पे रोजगार मिले। इतना कुछ आपने प्रोवाइड किया? मैंने नहीं, आपकी सरकारों में, चाहे सपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, जो सरकारें आपकी रही हैं, उन्हें काफ़ी कुछ युवाओं के लिए किया, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए किया। अंतिम सवाल, कालीन, भदोही का एक अलग अमिट पहचान है पूरी दुनिया में, कालीन व्यवसाय। लेकिन कालीन व्यवसाय देखा जाए कुछ सालों में लगातार बहुत गिरावट की ओर गया है, सिमटते जा रहा है। तो इसके लिए एक कठोर कदम आप क्या उठाएंगे? क्या प्रारूप रहेगा आपका? पहला देखिए, पहला भारतीय जनता पार्टी ने जो इंसेंटिव मिलता था एक्सपोर्टर को, कालीन लार्जली, मतलब अगर आप कहिएगा तो 70-80% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, विदेशों में था, विदेश जाता है। एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दिया जाता था बहुत लंबे अरसे से। भाजपा ने वो इंसेंटिव ख़त्म कर दिया। जो उनको 2-4-5% का मुनाफा हो जाता था एक्सपोर्ट करने पे, वो इंसेंटिव ख़त्म कर दिया। फिर ऐसा जीएसटी लगा दिया कि व्यापारी अपने कारोबार को ना देख के वो जीएसटी के कंप्लायंस में आधा दिमाग लगाया हुआ है। उसकी पूंजी फंस जाती है जीएसटी में, जो उसकी प्रणाली है, पूंजी फंसी रहती है। उस पूंजी को छुड़ाने के लिए महीनों उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो जीएसटी सुधारना तो माननीय राहुल गांधी जी का तो एक ऐलान शुरू से है ही। उसके साथ साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने कालीन व्यवसाय को पूरी तरह से एमएसएमई
के जो क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उसको बंद करने का एक कदम उठाया है। नया इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 43 में छोटे और मध्यम जो 50 करोड़ से कम के टर्नओवर के जो कालीन व्यवसायी हैं उनको 45 दिन का ही क्रेडिट अनिवार्य कर दिया है। ये सरकार नहीं कर सकती है। एक कालीन बीनने में महीनों लग जाते हैं और अगर उस कालीन व्यापारी को 45 दिन में पेमेंट करना होगा तो उसकी पूरी पूंजी फंस जाएगी 6, 7, 8 महीने के लिए, जब तक उसका बिकेगा नहीं और वहाँ से पेमेंट नहीं आएगा। तो क्या होगा, या तो ब्याज उसको पैसा या तो ब्याज पे लेना होगा, तो एक ब्याज का भार उसके ऊपर आ जाएगा, और या तो उसको अपनी पूंजी फंसाई रखनी होगी। उससे उसके ग्रोथ के रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाए। इकोनॉमिक का हम क्लास देना नहीं चाहते हैं यहाँ के लोगों को, पर हम कालीन व्यवसायी को ये बताना चाहते हैं कि हम इस बात को समझते हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि ये कम से कम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पे इस तरह का आप नीति नहीं ला सकते हैं। बड़ी कंपनी को लाभ देना और छोटी कंपनी को बंद करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है और वो इस एक्ट से स्पष्ट रूप से दिखती है, जो इस कालीन व्यवसाय को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने जा रहा है। तो ये आप एक कदम रहेंगे, ये हम लोग लड़ाई करेंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं लोगों से मैंने बात की, लोगों ने कहा सर स्वास्थ्य की बड़ी खराब व्यवस्था है यहाँ पर। बिल्कुल है। सरकारी अस्पताल जो यहाँ पे दवाइयों को मिल नहीं, डॉक्टर प्रॉपर है नहीं, तो उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे सांसद बनने के बाद? हम लोगों की सरकार, आप देखिए, हम लोग की गठबंधन की सरकार राजस्थान में हो या बंगाल में हो, दोनों जगह माननीय ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्वास्थ्य बीमा का योजना वहाँ पे लागू किया बंगाल में। उसी के तर्ज पे राजस्थान में भी हुआ कि 5 लाख रुपए से शुरू किया था कि अगर निजी अस्पताल में भी एक्सीडेंट दुर्घटना का मरीज जाएगा तो उस अस्पताल की जिम्मेवारी है कि उसका जो इलाज है वो करे और सरकार उसका भुगतान करेगी। ये देश में पहली सरकार थी जिन्होंने इस तरह की योजना लागू की, बंगाल की। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी के 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम वहाँ पे किया, जो ऐलान हो गया कि देश भर में लागू होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो एम्बुलेंस चलाने का काम किया, उसकी देखरेख भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है। इन्होंने एम्बुलेंस खरीद के गांव-गांव दौड़ाने का काम किया, उसका टायर का पंचर बनाने का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। ये फर्क है। इन सारी सुविधाओं को हम लोग ऐसे करने जा रहे हैं जिस तरह से एक निश्चित रूप से देश आर्थिक रूप से सुधर रहा है। जी। जब हमारे बाबा राजनीति में थे तो एक आर्थिक व्यवस्था थी जिसके दायरे में उनको काम करना था। तब पंडित लोकपति त्रिपाठी जी मिर्ज़ापुर से विधायक होते हुए, मिर्ज़ापुर से स्वास्थ्य मंत्री होते हुए कई जिलों में अस्पताल बनाने का काम किए। आज डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भदोही का जिला अस्पताल भदोही जिले में नया नहीं बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ट्रॉमा सेंटर दिया और आई में चालू नहीं कर पाए। मेडिकल कॉलेज बन गया कागज़ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ऐलान किया है कि सारे के सारे मेडिकल कॉलेज बन गए। भदोही का जाके खोज के दिखाइए कहाँ पे है मेडिकल कॉलेज। कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल होगी जब इतनी लाचारी है? शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है। प्राइमरी स्कूल एक होता है, बेसिक शिक्षा होता है, बच्चों की नींव होती है। प्राइमरी स्कूलों की जो हालात हैं उस पर कुछ आप करेंगे? 8 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। 8 लाख। कैसे शिक्षा में सुधार होगा? ये बेसिक और प्राइमरी और मिडिल की बात हो गई। यहाँ आप ज्ञानपुर में हैं, यहाँ पे काशी नरेश पीजी कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 50 के दशक में। मतलब हमको लग रहा है पूर्वांचल के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। तस्वीर खींच लीजिए, आधे से ऊपर बिल्डिंग जर्जर है। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास करने के लिए कोई जरिया नहीं है। यहाँ के बच्चों को इलाहाबाद और बनारस जाना पड़ रहा है अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जौनपुर जाना पड़ रहा है। नया जिला बना था इस उम्मीद के साथ कि तेजी से विकास हो, पर इतने दिन बीतने के बाद यहाँ का विकास नहीं हुआ। ये प्राथमिक हम लोग की लड़ाई रहेगी। दिन रात एक करेंगे इस लड़ाई को, दिन रात एक करेंगे। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे चैनल पर आपको